हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग। आई एम द फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा। और आज जो हमने सीरीज चालू की थी उसमें अगला चैप्टर लेते हैं हम। ठीक है, आईजेसओ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ठीक है, उसकी एक सीरीज चालू कर रखी है हमने। ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं आज, ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन जैसा कि आप जानते हो कि एक्चुअली जो नाइन्थ की एनसीईआरटी है उसमें ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड एक ही कंबाइंड चैप्टर के अंदर दे रखा है। ठीक है, बट यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन फ्लूइड को दो डिफरेंट चैप्टर में लिया है। तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी कम है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो फ्लूइड से पूछे गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर इसको ले लेंगे। ठीक है, तो आज हम लेते हैं केवल ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या आया था। ठीक है, आईजेसओ स्टेज 1 2013 से में, तो द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन अल्टीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो अल्टीट्यूड है वो किसके बराबर है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ठीक है, तो कंपेयर टू दैट टू सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है उसको हम जी एस से डिनोट कर लेते हैं। जो जी एट सरफेस ऑफ अर्थ होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अल्टीट्यूड पर, तो सपोज करो ये आपका अर्थ का सेंटर है, ये कैपिटल आर है, और इतनी ही डिस्टेंस पर आपके पी पॉइंट है जो कि कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, ठीक है, ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो इसको मैं जी एट पी पॉइंट बोल देता हूँ। तो वो कितनी हो जाएगी? जी एम बाय, और सेंटर से डिस्टेंस r प्लस आर यानी 2r का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो 2r का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? जी एम बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पर जो जी है वो जी एम बाई आर स्क्वायर है, और किसी भी पॉइंट जो कि अर्थ की सरफेस से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, आर हाइट पर है, तो उस पर है जी एम बाई 4r स्क्वायर। हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन। ठीक है, परसेंटेज चेंज है और हमें बताना भी वही इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन जी वो हो जाएगा जी फाइनल, यानी कि जिस भी पॉइंट पर हमें फाइनली पी निकालना है, जी की वैल्यू एट पॉइंट पी पर निकालनी है, माइनस जी एट सरफेस डिवाइडेड बाय जी एट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी पी अपॉन जी एस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी पी अपॉन जी एस करेंगे, जी एम बाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 1/4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1/4 मतलब -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 इंटू 100। -3/4 इंटू 100 का मतलब हो गया कितना? हो गया -3/4 इंटू 100, मतलब 75% माइनस का आएगा लेकिन। ठीक है, और माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो यानी 75% डिक्रीज, ये हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है, क्लॉक ए इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग एंड क्लॉक बी इज बेस्ड ऑन पेंडुलम मोशन। ठीक है, दो क्लॉक दे रखी है। एक क्लॉक जो है स्प्रिंग बैलेंस पे काम कर रही है, ठीक है, स्प्रिंग के ऑसिलेशन पे बेस्ड हो रही है, और दूसरी जो है वो पेंडुलम मोशन पे वर्क कर रही है। ठीक है, बोथ द क्लॉक्स कीप द सेम टाइम ऑन अर्थ, अर्थ पर सेम टाइम था उनका। ठीक है, इफ दे आर टेकन टू द प्लेनेट हैविंग हाफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड ट्वाइस द रेडियस। ठीक है, एक दूसरे प्लेनेट पर लेके गए जहां डेंसिटी ऑफ अर्थ आधी है और रेडियस डबल है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा टाइम पर? ठीक है, ये अपन को बताना है कि भाई क्लॉक फास्टर हो जाएगी या स्लोअर हो जाएगी। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा किसके ऊपर? भाई क्लॉक तो वही है, मास वही है। ठीक है, बस स्मॉल जी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो स्मॉल जी पर क्या फर्क पड़ता है हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अपन जानते हैं स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और मास को अगर अपन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ डेंसिटी की चर्चा हो रही है, ठीक है, तो हम मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा जी रो यानी यहाँ पर डेंसिटी से को डिनोट कर रहा है, और वॉल्यूम कितना होता है, इसको हम स्फेरिकल सरफेस मान रहे हैं। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब।
एक्चुअली जो आप जो अर्थ है वो इलिप्टिकल होती है, लेकिन आप जानते हो कि अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में जो डिफरेंस ऑफ रेडियस है वो बहुत नेग्लिजिबल आता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसे लगभग स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है, क्योंकि अपन जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को अपन ने मास लिख लिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर से आर क्यूब में एक आर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई रो आर जी, ठीक है, 4/3 पाई रो आर जी, ये स्मॉल जी का डेंसिटी और रेडियस की टर्म में फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया अर्थ की सरफेस पर, मान लेते हैं इसको, ठीक है, अर्थ पर, और जो दूसरे प्लेनेट की बात हो रही है, ठीक है, उस प्लेनेट के लिए इसको लगाते हैं अपन, तो ये जाएगा 4/3 पाई, और डेंसिटी, डेंसिटी आपको बोला है हाफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ, हाफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ, मतलब अगर डेंसिटी ऑफ अर्थ रो थी तो उस जगह पर प्लेनेट की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ρ/2, तो हाफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ। रेडियस की बात करें तो ट्वाइस द रेडियस, ठीक है, यानी अर्थ की रेडियस आर ली थी अपन ने, तो उस प्लेनेट की रेडियस कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो अपने पास जी एट प्लेनेट कितना आएगा, 4/3 पाई रो आर जी। और ध्यान से देखें तो अर्थ पर भी यही आ रहा था, इसका मतलब जी एट प्लेनेट और जी एट अर्थ सेम आ रहा है, ठीक है, यानी स्मॉल जी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और अगर स्मॉल जी में कोई फर्क नहीं पड़ा तो यानी कि जो टाइम पीरियड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों की दोनों जो क्लॉक है वो जितना अर्थ पर टाइम शो कर रही थी उसी रिस्पेक्ट में जो है प्लेनेट पर भी शो करेगी, तो बोथ विल रन एट द सेम रेट एज अर्थ, यानी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने घुमा दी है ना, बाकी और कुछ भी नहीं है। एप्पल ड्रॉपिंग फ्रॉम द एप्पल ट्रीज वर ऑब्जर्व बाय मैनी पीपल, ठीक है, अपन जानते हैं कि जो ट्रीज है उससे एप्पल गिरते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, न्यूटन ने उसको ऑब्जर्व करके अपने, क्योंकि वो पहले से उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे, तो उनके लिए वो इंसिडेंस एक रिजल्ट लेके आया, ठीक है, तो वो जो आइजैक न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, उन्होंने उनको देख के, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जानते हैं अपन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, सब जानते हैं, ठीक है, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने बताया, ठीक है, उस इंसिडेंस से रिलेट करके लॉ ऑफ इंसिडेंस को उन्होंने बताया जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो फोर्स था जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या बताता था कि अगर दो m1 और m2 दो मास हैं, ठीक है, m1 और m2 दो मास हैं जो r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, और g क्या था यहाँ पर, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स, मतलब बेसिकली जो m1 है m2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना m2 m1 पर फोर्स लगाएगा, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, अपन को पता है ना एक्शन रिएक्शन पेयर थे, ठीक है, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ये लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, तो दीज आर द एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे, अर्थ और एप्पल, चाहे मास कितने भी अलग हो, m1 m2 दोनों अलग ले रखे हैं अपन ने, तो अर्थ एप्पल को जितनी ताकत से खींच रही है, एप्पल भी अर्थ उसको उतनी ही ताकत से खींच रहा है, ठीक है, तो बोथ अर्थ एंड एप्पल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई आप एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ आता है, अर्थ एप्पल की तरफ क्यों नहीं चली जाती, तो भैया अपने जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल अमाउंट में आएगा, एप्पल का मास बहुत छोटा है, एक्सेलरेशन सफिशिएंट अमाउंट में आएगा, ठीक है, तो इसलिए हम जब छोड़ते तो एप्पल अर्थ की तरफ जाता हुआ हमें दिखता है, ऐसा नहीं कि अर्थ भी ऊपर आ रही है, ठीक है, तो लेकिन फोर्स तो बराबर ही लग रहा है, एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है बिल्कुल, बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास, लेकिन फोर्स विल बी सेम, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें।
ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, जैसे कि इस चैप्टर में थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कम ही है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो फ्लूइड चैप्टर में हम अलग से डील करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में अगर हम बात करें, जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो IOQJS IJSO 2020 के अंदर आया था, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है ग्रेविटेशन कोलैप्स इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इन्होंने केवल लैंग्वेज को बड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई खास नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशन कोलैप्स इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। ग्रेविटेशन कोलैप्स का मतलब होता है कि कोई भी जो बॉडी है, उस बॉडी, वो बॉडी किससे बनी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी जाइंट्स बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, और उसकी वजह से सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उसको उन्होंने ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहा है। दिस ड्रॉज द मैटर इनवर्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ सारा मैटर आ जाएगा। अ न्यूट्रॉन स्टार इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैप्स्ड कोर ऑफ अ जायंट स्टार। जो बड़े स्टार होते हैं वो इसी फोर्स के कारण न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर वगैरह काफी बढ़ जाता है, ठीक है, पास आएंगे सारे मॉलिक्यूल्स, हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। और सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार ऑफ रेडियस 10 किलोमीटर इज ऑफ मास 1.5 m0, ठीक है। तो ये तो एक फिनोमिना समझाया हुआ है कि ग्रेविटेशन कोलैप्स होता क्या है, ठीक है। बच्चों को एक आइडिया दिया है कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में कि भाई ग्रेविटेशन कोलैप्स होता क्या है, ठीक है। जो मेन अपना क्वेश्चन है, देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो गया अपना सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार, एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, यानी एक बॉडी है हमारे लिए, ठीक है, एक प्लेनेट बोल सकते, एक स्टार है, बेसिकली एक मासिव बॉडी है, जिसका रेडियस 10 किलोमीटर है और मास 1.5 m0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑन द न्यूट्रॉन स्टार। तो इसको आप एक प्लेनेट की तरह भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेनेट का जो स्मॉल जी आता है वही इस बॉडी के लिए स्मॉल जी का फॉर्मूला लगेगा। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला Gm/r² लगा देंगे अपन। Gm/r² में कैपिटल जी की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। m जो है वो आपको दे रखा है 1.5 m0, 1.5 m0 की वैल्यू जो है वो दी हुई थी, ठीक है। जो फ्रंट पेज पर बहुत सारे डेटास हमें मिलते हैं पेपर के अंदर, तो m0 की वैल्यू आपको पेपर में दी हुई थी 2 × 10⁻30 kg डिवाइडेड बाई r², ठीक है। r क्या होगा, उसका रेडियस, और वो रेडियस आपको दे रखा है 10 किलोमीटर। देखो कितना सा रेडियस हो गया, ठीक है, पूरे स्टार का, ठीक है, बहुत ज्यादा कोलैप्स होते हैं ये। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर को 10⁻³ मीटर बोल सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करना है अपन को, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये 10⁴ हो गया, 10⁴ का स्क्वायर 10⁸ हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, नियरली आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो नियरली 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा, इसकी कैलकुलेशन करने पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। आई होप इन 4 में से 2-3 जो जितने भी आपके सही हुए, ठीक है। कोशिश करना इसी तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की आगे भी, है ना। और आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।